वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए डीसी जनरेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए अपकमिंग पेपर एएलपी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ फ्रेंड्स, क्या है डीसी जनरेटर का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स लिख रहा आप लोग का, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की जो न्यूनतम संख्या होती है, याद रखिएगा, 2 होता है। वही बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम की संख्या अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम की संख्या 8 होती है, और मिनिमम की बात करती है तो फ्रेंड्स ये होता है 2। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं। तो डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स जो बने होते हैं वह प्राय कास्ट स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं फ्रेंड्स? कास्ट स्टील के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर कोर के लैमिनेट होने से कौन सी क्षति कम होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आर्मेचर कोर के लैमिनेट होने से एडी एडी करंट, अगर आप लोग पढ़े होंगे एडी करंट के बारे में, तो एडी करंट क्या होती है? क्षति इसकी कम होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्मेचर में स्लॉट क्यों काटे कटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 4 पोल वाले वेव वुंड जनित्र के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे कंसेप्ट से, तो आप लोग को ऑलरेडी देखे होंगे 4 वेव में, अगर आप लोग पढ़ देखिए वेव उंड लिखते हैं, तो देखिए आप लोग एक पढ़े होंगे लैन वेव, एक लैन वेव। देखिए आप लोग पढ़े होंगे एक लैन के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें फेज डिफरेंस जो होता है इक्वल होता है। क्लियर है? इसमें जो फेज होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी दोनों में इक्वल होते हैं। लेकिन वेव वेव उंड में जो जनित्र में आर्मेचर में समांतर पथों की जो संख्या होती है वो हमेशा याद रखिएगा। देखिए एक कितना यहाँ पे आ रहा है? 2 नंबर पे। तो याद रखिए इसमें 2 पोल होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। डीसी जनित्र में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। डीसी जनित्र में करंट को ब्रश के द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये परिवर्तित होती है। क्या होती है? परिवर्तित होती है। डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर देखिए, क्वेश्चंस क्या लिख रहा है, डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। डायनेमो में एक प्रकार का अस्थायी चुंबकीय उत्तेजना प्रणाली होती है। इलेक्ट्रोप्लोटिंग में कौन से जनित्र प्रयुक्त होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डीसी शंट होगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लोटिंग में डीसी शंट जनित्र होते हैं। डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग के 2 भागों को विभक्त कर एक एक भाग को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस जनित्र को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। डीसी कंपाउंड जनित्र होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी जिसे हम लोग 2 पार्ट में, यानी कि सीरीज और पैरेलल में जिसे ऐड करते हैं उसे बोलते हैं डीसी कंपाउंड जनित्र बोलते हैं। डीसी कंपाउंड जनित्र में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्थिर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फुल लोड तथा नो लोड पर, यानी कि इसमें जो आप लोग का ईएमएफ जो स्थिर होता है फुल लोड पर, याद रखिए फुल लोड पर तथा नो लोड दोनों पर होता है। लेंथ मशीन में किस प्रकार के जनित्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे, तो लेंथ मशीन में कमुलेटिव कंपाउंड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकीय तथा विचुंबकीय होने में कौन सी विद्युतीय क्षति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिसिस क्षति बोलते हैं। क्लियर है? लौ क्षति, यांत्रिक क्षति एवं सन क्षति क्षति के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नियत क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? नियत क्षति कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ईएमएफ दिशा इंगित करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ राइट हैंड रूल पढ़े होंगे, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा जो आप लोग का ईएमएफ जो होता है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो शो करता है वह मध्यमा शो करता है। क्लियर है? इसमें आप लोग देख लीजिए, इस टाइप से याद कर सकते हैं, एफ बी आई आप लोग याद कर लीजिए, एफ बी आई। या फिर देखिए फादर, देखिए आप लोग, मैं इसी टाइप से याद कर, देखिए फोर्स याद कर लीजिए, फेसबुक इंडिया में याद करता है। तो पहला जो होता है, यानी फिंगर जो होता है आप लोग का मोशन को शो करता है। फिर आप लोग का ये तर्जनी जो होता है आप लोग का वह चुंबकीय ईएमएफ को शो करता है। वही बात करते हैं मध्यमा जो होता है वो फ्रेंड्स करंट को शो करता है। कौन सी विधि द्वारा डीसी जनित्र में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा गतिज। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा पेपर में, गतिज होगा। किस नियम पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तो डीसी जो वर्क करता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है? अगला, कौन सा डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं होती है।
तो फ्रेंड्स डीसी जनित्र का आवश्यकताएं जो होती है वह आर्मेचर होती है, चुंबकीय क्षेत्र और कम्यूटेटर ब्रश, ये सारी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊर्जा रूपांतरण का कौन सा कार्य डीसी जनित्र द्वारा किया जाता है? तो देखिए डीसी जनित्र के द्वारा ऊर्जा रूपांतरण का जो कार्य किया था वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात करते हैं? तो फ्रेंड किस नियम के द्वारा? तो कुंडली देखिए इसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। ढलवा लोहा के प्रयोग में जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्योंकि यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यह सस्ता होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आर्मेचर प्रतिरोध का जो मान होता है 1 ओम होता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्मेचर प्रतिरोध का जो मान होता है 1 ओम होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अवरक जो होता है वह कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में प्रयोग होता है। डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का कार्य होता है एक दिशा धारा धारा देने में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। प्राप्त धारा कैसी होगी और डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए तो फ्रेंड देखिए जब भी इसमें जोड़ाएंगे तो ये अल्टरनेटिंग करंट होगा। क्या होगा? ये अल्टरनेटिंग करंट होगा। ये किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला तापमान गुणांक ऋणात्मक के लिए होता है, वह नर्म के लिए भी होता है, स्व लिब्रिकेटिंग होते हैं। धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रश के लिए प्रायोगिक होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा धारा घनत्व का जो मान होता है कार्बन ब्रश के लिए 5 एम्पियर पर सेकेंड मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटर के लिए होता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस में भी पॉसिबिलिटी पेपर में आ सकता है। तो राइट आंसर होगा कार्बन तथा तांबा का मिश्रण होता है। देखिए ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा समीकरण डीसी जनित्र के लिए प्रयोग होता है? सबसे पहले फ्रेंड डीसी जनित्र के लिए जो समीकरण होता है याद रखिए, देखिए ई इक्वल टू होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है। सबसे पहले फाई लिखते हैं, क्लियर है, नंबर ऑफ फ्लक्स लिखते हैं, फिर जेड लिखते हैं, फिर एन लिखते हैं, बाय 60 लिखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पी बाय ए लेते हैं, पी बाय ए लेते हैं, ये होता है। क्लियर है? तो ये फार्मूला होता है। तो 29 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वान जनरेटर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे अगर फोकस कीजिए तो 8 पोल वाले तो हैं, लेकिन ये लैप वाइंड, देखिए जब भी लैप वाइंड होता है ना तो मैं आप लोग को बताया था लैप वाइंड में जो पथों की संख्या यानी फेज की संख्या होता है वह दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए फेज की संख्या यानी पोल की संख्या 8 था, तो ये भी कितना होगा 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले पोलो की संख्या पर, देखिए मैं अभी जस्ट फार्मूला जो लिखा था उसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। देखिए ई का फॉर्मूला क्या होता है 5 ZN बाय यहाँ पे 60 करते हैं, P बाय N करते हैं। क्लियर है? तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि देखिए ध्रुवों की संख्या पर होता है, गति पे भी करता है, अचालकों की संख्या पे, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन में ध्रुवों की संख्या समान हो तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित ईएमएफ का जो वैल्यू होगा वो अधिक होगा। क्या होगा? ये अधिक होगा। जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा गति व फ्लक्स, दोनों को कर सकते हैं, गति व फ्लक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने के कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा हैमरिंग व ओवरहीटिंग होता है, यानी हैमरिंग और ओवरहीटिंग होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस कमी के कारण जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक मोटिव जनित्र करने में असमर्थ होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा, देखिए इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ये क्वेश्चन अगला, प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार होते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो प्रकार होते हैं, देखिए पहला होता है हाइड्रो टर्बाइन होते हैं, गैस टर्बाइन भी होता है, डीजल इंजन भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 37 क्या लिख रहा है, डीसी जनित्र के कौन से प्रकार है अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पृथक और स्वजनित्र दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित में किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो सकता है? तो ओवरहीटिंग से भी हो सकता है, भारी ओवरलोडिंग से भी हो सकता है, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रज्वलित अवस्था रहने से भी होता है। राइट आंसर लिखिएगा तो उपरोक्त तीनों कर सकते हैं। क्लियर है? ये जनरेटर बिना अपशिष्ट चुंबक के भी वोल्टता जनित कर सकता है। तो कौन सा जनरेटर होता है फ्रेंड्स? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर होगा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है। क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र पृथक उत्तेजित जनित्र है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, प्रत्येक डीसी धारा के बाह्य स्रोत द्वारा। क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्व उत्तेजित जनित्र हो? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपनी धारा द्वारा। इसकी अपनी धारा द्वारा होगी। स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार क्या होती है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए श्रेणी जनित्र भी होती है, शंट जनरेटर भी होता है, मिश्रित जनरेटर भी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन उसी को मैं करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर धारा ज्ञात की जाती है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होता है। यानी कि देखिए इसमें हम लोग जो शंट जनित्र के लिए आर्मेचर का जो वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले देखिए आई एल प्लस आई शंट, यानी ये दोनों को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है मैं उसी को करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग के पेपर में मोस्टली चांसेस है जो कि आ सके। इसमें आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, देखिए डायनेमो का सिद्धांत क्या है? तो फ्रेंड्स डायनेमो का जो सिद्धांत होता है वह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त से प्रयुज्म है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किस पे कार्य करता है? मोटर पर। यदि डिस्क धारा जनित्र की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित्र विद्युत वाहक बल क्या होंगे? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। स्थिर चार पर चलने वाली श्रेष्ठा विशिष्ट जनरेटर में भार वृद्धि में टर्मिनल की वोल्टेज क्या होती है? तो ये जो होती है आपस में ये भी इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ती है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ से आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। देखिए डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होती है। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ जो समानुपाती होती है वह ध्रुवों की संख्या की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए शंट जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनना रुक जाती है। तो किस प्रकार के शंट में? तो फ्रेंड याद रखिएगा जो आप लोग का आयरन की संतृप्ति होने पर। 69 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड याद रखिएगा 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। स्थिर विद्युत यंत्र हिस्टोरिसिस और एडी धारा के दोनों से मुक्त रहता है, यानी कि स्थिर जो विद्युत होता है ये दोनों से क्या होता है? मुक्त रहता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला, डीसी मोटर में एक डीसी आघूर्ण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से उत्पन्न होती है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डीसी मोटर में जब भी एक डीसी की बात करते हैं तो इसमें हमेशा जो होता है कम्यूटेटर के द्वारा होता है, कम्यूटेटर के द्वारा होता है। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। तो मशीन की दक्षता में वृद्धि जो की जा सकती है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि हानियां को घटाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। एक डीसी मशीन में विभवांतर पिच कुंडली प्रयोग की जाती है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ताम्र हानि को कम करने के लिए। एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाना चाहिए। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन जो होता है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माइका का होता है। क्या होता है? ये माइका का होता है। डीसी शन जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, डीसी शन जनरेटर में शंट फील्ड फील्ड वाइंडिंग होती है। डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डीसी जनरेटर की जो रेटिंग जो होती है वह के डब्ल्यू में होती है। किस में होते हैं? के डब्ल्यू में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को कीजिएगा क्लिक। और ट्रांसफार्मर में के भी ये होती है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की पथों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर क्या होगी? बराबर होता है। अभी जस्ट मैं बताया था। देखिए एल जो होता है ना वो दोनों आपस में क्या होता है? फेज वाला दोनों क्या होता है? आपस में ये इक्वल होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी होती रहती है? तो 69 का जो राइट आंसर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लैमिनेटेड कोर होगा। डायनेमो का सिद्धांत है।
तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा डायनेमो, सबसे पहले डायनेमो का जो सिद्धांत होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है ये। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का कार्य क्या होती है? तो डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का जो कार्य होता है वह वोल्टेज का निर्माण करना होता है। क्या होता है? वोल्टेज का निर्माण करना। डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह के कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबक की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होती है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सेपरेटली एक्सटाइटेड जनरेटर होगा। रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बॉल बेयरिंग होगा। लैप वाइंडिंग सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, तो अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड्स, लैप वाइंडिंग जो सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होती है निम्न वोल्टता उच्च वोल्टता दोनों प्रकार की मशीनों में होती है। देखिएगा, लैप अगर आप लिखते देखिए, मान लीजिए कि समझ में लैप वाइंडिंग आप जानिए, देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होता है, फेज की संख्या जो होता है वह इक्वल होता है, क्लियर है। और ये जो उपयोगी होती है, सबसे पहले देखिए लैप यानी कम वोल्टेज होता है, यानी कि याद रखिएगा लैप में वोल्टेज क्या होता है, देखिए एल से लैप लैप होता है ना, तो लो वोल्टेज याद करिए, यानी इसमें लो वोल्टेज होता है लेकिन करंट क्या होता है, यानी करंट की वैल्यू हाई होता है, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 85। तो एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक उत्ते देखिए इसका राइट आंसर होगा संट होगा। क्या होगा? ये संट होगा। डीसी जनरेटर में भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु किस प्रकार की वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है? तो अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा लैप वाइंडिंग होगा। क्या होगा? ये लैप वाइंडिंग, याद रखेंगे। डीसी जनरेटर में भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए लैप वाइंडिंग की वरीयता दी जाती है, क्लियर है। चलिए, वेल्डिंग जनरेटर में सामान्यता होती है, तो आप लोग को बताना चाहता हूँ वेल्डिंग जनरेटर में प्रायः लैप वाइंडिंग होती है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का इससे न्यूमेरिकल हमेशा बनता है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, आएगा। चार पोल डिस्ट धारा जनित 1500 आरपीएम पर चलता है, तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगी? फ्रेंड्स एक फार्मूला मैं बताता हूँ, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आवृत्ति बोला ना, तो आप लोग को मैं बताता हूँ, सबसे पहले फार्मूला लिख दे 120 लिख दीजिएगा, क्लियर है, इंटू फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, यानी फ्रीक्वेंसी एफ कर दीजिए, बाय टोटल एन होता है फेज की संख्या, बराबर ये होता है पोल का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पोल की संख्या क्या लिख रहा है फ्रेंड? 4 लिख रहा है, तो मैं 4 लिख रहा हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, इसमें 120 है तो मैं 120 ले दिया हूँ। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता नहीं है, सॉरी, इसमें फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आरपीएम का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल वे में अगर इसका वैल्यू निकालेगा तो इसका जो हर्ट्ज होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। क्या होता है? ये 50 हर्ट्ज होता है, तो आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो देखिए 120 गुना किए, देखिए एक फार्मूला के अनुसार भी आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो 120 कीजिए, देखिए टोटल इसका आरपीएम का वैल्यू कितना दिया था? 1500 दिया था, तो देखिए 1500 आरपीएम कर दिए, इनटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एफ कर दिया हो, और टोटल पोल की संख्या क्या था? 4 था। और आप लोग कैंसिलेशन कीजिए, 4 का टेबल में 120 आता है 30 टाइम्स में, और 30 का टेबल में 1500 आएगा आप लोग का 50 टाइम्स में। तो आराम से आप लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब निकालिएगा तो 50 हर्ट्स काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा। फिर से अगर कन्फ्यूजन हुआ तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी फ्रेंड्स इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आरपीएम जो आपका वैल्यू दिया आगे आप लोग सबसे पहले वो लिख दीजिएगा, यानी आरपीएम मैं लिख दिया, इक्वल टू क्या कीजिए 120 लिखिए, इनटू जो आप लोग का फ्रीक्वेंसी निकालने बोलता है एफ लिख दीजिए, तो नंबर ऑफ पोल्स, तो पोल की संख्या कितना था? 4। अब अगर इसे सॉल्व कीजिए तो एफ का वैल्यू आएगा 50। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए, आप लोग के पेपर में पूछेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, क्लियर है। तो ये 89 क्वेश्चन था, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो इसके बाद जो भी अपकमिंग चैप्टर उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।